नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लॉकडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन कोरोना वायरस अभी नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, हर देशवासी को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत। कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोरोना की नई वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर जुटे। कुछ वैक्सीन का काम एडवांस स्टेज पर। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आते ही उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हासिल की अहम उपलब्धि। करीब 3 महीने बाद पहली बार नए मामले 50,000 से कम, सक्रिय मामले 7.5 लाख से नीचे। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में भी घटे सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के चुनाव की अधिसूचना जारी। 27 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। जरूरत पड़ने पर 9 नवंबर को मतदान। और बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का काम पूरा। तीसरे दौर की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा में 10% बढ़ोतरी का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मद्देनजर देशवासियों से एक बार फिर सतर्कता बरतने की अपील की। राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने कहा कि समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि बीते 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयास से भारत आज संभली हुई स्थिति में है और हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है और दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी बड़ी ताकत रही है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा
25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना की नई वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर जुटे हैं और कुछ वैक्सीन का काम एडवांस स्टेज पर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आते ही उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बार फिर सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाए रखने की बात फिर से याद दिलाई। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कबीर के दोहे के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये 7वां संबोधन था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू, 21 दिन के लॉकडाउन, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के वक्त भी राष्ट्र को संबोधित किया था। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से प्रधानमंत्री की बात पर अमल करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके कहा,
कि वो कोरोना को लेकर कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें कोरोना वैक्सीन बनने तक मास्क पहनने के साथ हाथ धोने और सुरक्षित दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा। और भारत ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम हो रहे हैं। ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और सबसे कम मौतें हुई हैं। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भारत हर रोज नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। करीब 3 महीनों के बाद पहली बार नए मामलों की संख्या 50,000 से कम 46,790 रही। इससे पहले 28 जुलाई को 47,703 नए मामले सामने आए थे। सक्रिय मामलों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है, जो कुल मामलों का 9.85% है। सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा 67 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटों में 69,720 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 88.63% हो गई। 24 घंटों में कोरोना से 587 लोगों की मौत हुई है और ये लगातार दूसरा दिन है जब मरने वालों की संख्या 600 से कम रही है। देश में दैनिक कोरोना मामलों की बात करें तो सबसे पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया। 9 जुलाई से रोजाना 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने लगे। 29 जुलाई से हर रोज 50,000 से ज्यादा और 26 अगस्त से 75,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आने लगे। 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मामले सामने आए, लेकिन इसके बाद कोरोना के दैनिक नए मामलों में गिरावट शुरू हो गई और 1 महीने के अंदर ही दैनिक नए मामलों में 50,000 तक की कमी आ गई। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार पर नजर डालें तो 0 से 25,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 161 दिन लगा। 25 से 50,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 20 दिन और 50 से 75,000 तक पहुंचने में 28 दिन लगा, जबकि 75,000 से 97,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 21 दिन का समय लगा। हालांकि देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट की रफ्तार तेज रही और सिर्फ 17 दिन में दैनिक मामलों में 97,000 से 75,000 तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि इसे 55,000 तक पहुंचने में 15 दिन का समय लगा। इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में भी सक्रिय मामलों में गिरावट आने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना मामलों की स्थिति को दर्शाते हुए एक ग्राफ ट्वीट किया है। स्वस्थ हुए नए मरीजों में से 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है, जहां रोजाना 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पे रोजाना 8,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण के 64% सक्रिय मामले हैं। इनमें से 50% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रति 10 लाख की आबादी में पिछले 7 दिनों में केवल 310 नए केस सामने आए, जो दुनिया की औसत से कम है। सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना से मौत के मामले में भी भारत की स्थिति दुनिया से बेहतर है। हम पूरे देश के 264 अस्पतालों में नए पीएसए प्लांट यानी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। ये पहला चरण का कार्य है। इनमें से 67 प्लांट ऐसे हैं जो अनेक स्टेजेस पर पहुंच गए कंप्लीशन के। इसके अलावा दूसरे चरण में हम 150 और अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगाने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। अभी तक दुनिया भर में संक्रमण से 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ भारत में जहां कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं पिछले कुछ सप्ताह में यूरोप में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद यूरोप की सरकारों ने जिन नियमों में कुछ हफ्तों पहले ढील दी थी, उन्हें फिर लागू कर दिया है। सोमवार से बेल्जियम में सभी बार रेस्टोरेंट को 4 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इटली ने भी रविवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की। फ्रांस के 9 प्रमुख शहरों में भी संक्रमण के नए बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। आयरलैंड में बुधवार मध्यरात्रि से 6 सप्ताह के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए जाने हैं। स्पेन में सरकार ने मैड्रिड और आसपास के इलाकों में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों के संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। आपके मुद्दे, आपके सरोकार। राज्यसभा टीवी पर होती है देश और दुनिया की हर बात। आपके भरोसे और विश्वास ने राज्यसभा टीवी यूट्यूब परिवार को पहुंचाया 50 लाख के पार। शुक्रिया आपका, आपके एतबार का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस नई प्रक्रिया में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इससे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को डिजाइन और विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इन सीटों के लिए 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और जरूरत पड़ने पर मतदान 9 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 9 नवंबर की शाम को ही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बीजेपी के अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस के पीएल पुनिया, बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के राज बब्बर का भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 सीटों के लिए मतदान होना है और इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था।
तीसरे चरण की सीटों पर पर्चा दाखिल करने के लिए आज बड़ी संख्या में उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इसी के साथ वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरने का भी आज अंतिम दिन था। इस सीट पर भी तीसरे चरण के मतदान के साथ ही 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई क्षेत्रों में जनसभाएं की। गोपालगंज के भोरे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिहार में कई जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने महागठबंधन पर निशाना साधा। बक्सर में चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर देश और बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं। ऊपर मोदी जी और नीचे नीतीश कुमार, दोनों हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने का काम करो। किसी को भी चुनना है तो इस आधार पर चुनो कि उस पार्टी ने और उस व्यक्ति ने, उस कैंडिडेट ने पीछे क्या किया है। अगर पीछे उसने अच्छा काम किया है तो आगे भी करेगा, और पीछे अगर गलत काम किया है तो आगे भी वो आपका भला नहीं करेगा। इसको आपको समझना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के कैमूर जिले में आज चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका फायदा लोगों को मिल रहा है। इधर आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी महागठबंधन के कई उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। भोजपुर जिले के अधियाव में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव महागठबंधन की जीत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर होने का चुनाव है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। हम ये चाहते हैं कि बिहार में एक नए फ्रेश आइडियाज के साथ, एक नई स्फूर्ति और ताकत के साथ, तेजस्वी जी युवा हैं, नौजवान हैं, कुछ करने की उमंग है, तो इसलिए वो नए हैं, युवा हैं। कांग्रेस के पास तजर्बा है, सरकार चलाने की दृष्टि है। जब ये दोनों का मिश्रण होता है और दूसरे साथी भी जो मुख्य धारा में आकर काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो हम एक बेहतरीन सरकार यहां देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में आज देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। 7 अरब रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। इस पार्क को केंद्र की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इससे करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आधारशिला कार्यक्रम में नितिन गडकरी के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने भी शिरकत की। सर्बानंद सोनोवाल जी को और आसाम सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज का ये जो मल्टी मॉडल हब है, ये आने वाले समय में आसाम में करीब 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेगा और ये आसाम का आर्थिक प्रगति और विकास में ग्रोथ इंजन होगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 196 जोड़ी यानी कि 392 विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। ये ट्रेनें आज से 30 नवंबर के बीच दौड़ेंगी। हालांकि इसकी बुकिंग सिर्फ 22 अक्टूबर तक हो सकेगी। इन ट्रेनों का किराया स्पेशल ट्रेनों के किराए के जितना है। ये विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर रखा है। यात्रा के दौरान सभी के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और अब बात शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र की।
शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर देश भर के मंदिरों और घरों में दुर्गा पूजा में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। विभिन्न मंदिरों में मंदिर प्रबंधन समिति कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी को पूजा अर्चना करवा रही हैं। नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इस साल कम समय मिलने के कारण मूर्तिकार दिन रात लगकर मां की छोटी प्रतिमा बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के चौथे दिन भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नवरात्रि में आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा के वंदन का दिन है। मां कुष्मांडा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार। आइए कोरोना से लड़ने के लिए